Hello everyone, welcome to Access Defense classes. Today's our topic refraction. It's very important topic. So friends, watch this video completely because all questions are very important in it. So let's start this topic. फ्रेंड्स देखते हैं 41। फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए थे। अब आते हैं 41। सूर्य के प्रकाश को 5 मिलीमीटर मोटे कांच जहां अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू 3/2 को पार करने में लगा समय होगा। फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है जो प्रीवियस वीडियो में ये प्रूव किया था। जो समय होता है टी इक्वल टू म्यू, उसमें था टी डैश इक्वल टू म्यू टी, जहाँ टी ये मोटाई थी अपॉन सी था। अब इसमें क्या मोटाई मान लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं टी इक्वल टू म्यू मोटाई एक्स मान लेते हैं अपॉन सी कर लेते हैं। ये जनरली फार्मूला ये पुट करते हैं इसमें, जहाँ मोटाई ये एक्स इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर दी हुई है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं ये कहाँ से आता है। तो हम जानते हैं समय होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। जो स्पीड चाल होती है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय दूरी कितनी हो गई, यहाँ पर दूरी मान लेते हैं एक्स अपॉन ये चाल है जो उसे बी से नोट करते हैं। तो एक्स अपॉन फ्रेंड्स जो चाल होती है ये चाल क्या होती है सी अपॉन एन के इक्वल होती है। जो यहाँ सी है जो प्रकाश का वेग है, एन है अपवर्तनांक या म्यू, इसे म्यू कर सकते हैं। तो यहाँ म्यू से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर बी की जगह पुट कर देंगे सी अपॉन म्यू। म्यू है ये ऊपर पहुँच जाएगी तो म्यू एक्स अपॉन सी हो गई। यहीं से ये फॉर्मूला आता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो समय इज इक्वल टू म्यू एक्स अपॉन सी, या म्यू की वैल्यू पुट करते हैं कितनी है 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू ये 5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ अपॉन ये सी है इतना, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2.25। ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻11 हो जाएगी -11। तो ये 2.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड हो गया। अब ऑप्शन मैच करते हैं, कितना हो गया 2.5 इंटू 10⁻11। अब इसमें ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि जब इसे यहाँ पर एक जो दशमलव है एक आगे करेंगे तो 0.25 इंटू 10⁻, यहाँ पर एक जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, ऐड होगी तो माइनस में जब ऐड होगी तो एक यहाँ पर 10 हो जाएगी। तो कितना 0.25 इंटू 10⁻−10 सेकेंड। इसका आंसर ये हो गया। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अब 42। एक नैनो सेकेंड में कांच अपवर्तनांक 1.5 में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होगी। तो इसमें समय है t इज इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड मीन्स 10⁻⁻9 सेकेंड। ये म्यू है 1.5 अपवर्तनांक है। तो चली गई दूरी x पूछी है। अब इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू म्यू एक्स अपॉन सी। अब यहाँ t की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻9 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.5 इंटू एक्स अपॉन ये कितने ही पूछ क्या है सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख देंगे, 3/2। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा 10, सॉरी ये कितना बचेगा 2/10। अब ये क्या है 1/5 बचा
अब ये इसे क्या लिख सकते हैं 0.2 मीटर। जब इसे 0.2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स आते हैं 43। सब प्रकाश वायु से कांच में अपवर्तित होता है तो क्या होता है। इसकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों बढ़ती है। आवृत्ति तो बिल्कुल नहीं बढ़ती है। इसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ती है लेकिन आवृत्ति वही रहती है। इसकी तरंगदैर्घ्य घटती है लेकिन आवृत्ति वही रहती है। इसकी तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति दोनों घटती हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड डी ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अब इनमें देखना है बी एंड सी में। तो फ्रेंड्स ये इसकी क्या होता है, जो तरंगदैर्घ्य है वो घट जाती है, क्योंकि जब प्रकाश वायु से कांच में अपवर्तित होता है, जब प्रकाश वायु में सघन माध्यम हो गया, कांच है वायु में ये हो गया विरल माध्यम और कांच है सघन माध्यम, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और अपवर्तनांक है ये होता है रिवर्स होता है किसके, तरंगदैर्घ्य के। जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, इसीलिए इसमें अपवर्तनांक बढ़ रहा है जब कांच में अपवर्तित होती है, इसीलिए इसकी तरंगदैर्घ्य घटती है और आवृत्ति तो वही रहती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आवृत्ति कैसे सेम रहती है। तो फ्रेंड्स फाइनली इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखते हैं 44। किसी द्रव की तली में एक निशान 0.1 मीटर ऊंचाई ऊपर दिखाई देता है। यदि द्रव की गहराई 1 मीटर हो तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स ये जो अपवर्तनांक होता है म्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश, जहाँ एच है ये वास्तविक गहराई रियल, ये है आभासी। तो अब देखते हैं एक निशान इतना ऊपर दिखाई दे रहा, तो इसमें ऊपर का मतलब ये द्रव की वास्तविक गहराई है, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 1 मीटर। अब इसमें जब आभासी गहराई निकालेंगे तो क्या हम करेंगे, इतना ऊपर दिखाई दे रहा, तो आभासी के लिए जब इतना ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.9, तो ये आभासी आ जाएगी क्योंकि इतना ऊपर दिखाई दे रहा है और द्रव की गहराई तो दी गई है, तो आभासी ये कितनी आ जाएगी 0.1। यहाँ पर 0.1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगी 0.9, ये 0.9 मीटर आ गई, ये एच डैश आ गई। अब फ्रेंड्स इसमें पूछा क्या है अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा 0.9। तो जब यहाँ पर दोनों से में 10 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/9। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी 10/9। अब आते हैं 45। एक आदमी स्विमिंग पूल में खड़ा होकर स्विमिंग पूल के तली पर पड़े हुए एक पत्थर को देखता है। स्विमिंग पूल की गहराई h है। स्विमिंग पूल की सतह से कितनी गहराई पर पत्थर का प्रतिबिंब बनेगा, जबकि दृष्टि रेखा अभिलंबित है एवं जल का अपवर्तनांक n है। तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अपवर्तनांक क्या होता है, जल का अपवर्तनांक n इसमें दिया है। पूछा क्या है गहराई पर पत्थर का प्रतिबिंब बनेगा, मीन्स ये पूछा क्या है आभासी गहराई, तो अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एच डैश। तो इसमें पूछा क्या है आभासी गहराई, तो एच डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन म्यू। यहाँ पर म्यू को किससे डिनोट किया है, जल का अपवर्तनांक n है, तो म्यू को n से डिनोट किया है, तो म्यू की जगह n लिख सकते हैं, तो h अपॉन n हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा h अपॉन n। तो देखते हैं किसमें है h अपॉन n, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 46। किसी द्रव को गर्म करने पर सामान्यतः अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है, घटना या बढ़ना गर्म की दर पर निर्भर करता है, नहीं बदलता है, बढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो जाएगा घटता है, क्योंकि ये जो अपवर्तनांक होता है अपवर्तनांक म्यू ये होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके, तापक्रम के। ये फ्रेंड्स हमेशा याद रखेंगे, जो अपवर्तनांक होता है म्यू या एन वो हमेशा तापक्रम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन घटता है। अब देखते हैं 49। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है।
यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो इसमें प्रकाश की चाल होगी। तो सिंपल सी बात है, ये अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, जहाँ पर सी प्रकाश का वेग है, बी है किसी माध्यम में वेग। तो पूछा क्या है, इसमें प्रकाश की चाल होगी उस माध्यम में। तो यहाँ पर लगाते हैं 2.4 म्यू की वैल्यू। अब इसमें ये अपॉन में सी हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸ इज इक्वल टू 1/b। जब यहाँ b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 2.4। अब इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 50 देखते हैं। 4 मिलीमीटर मोटाई की एक कांच की खिड़की से प्रकाश को गुजरने में कितना समय लगेगा। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। तो फ्रेंड्स इसे भी सिंपली करते हैं। T इज इक्वल टू होता है म्यू एक्स अपॉन सी। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी गई है 1.5 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, टी समय लगेगा। टी इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.5 × 10⁻1.5 इंटू ये कितना म्यू एक्स की वैल्यू है 4 × 10⁻−3, क्योंकि मिलीमीटर में है तो इससे जब मीटर में चेंज करेंगे तो -3 हो जाएगा अपॉन 3 × 10⁸। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे 1/2 लिख सकते 3/2 लिख सकते हैं। जब इसे 3/2 लिखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, तो 2 × 10⁻11 ये आ गई -11 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2 × 10⁻11 सेकेंड। फ्रेंड्स अब देखते हैं 52। जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो जल में प्रकाश की चाल होगी। तो फॉर्मूला हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, जहाँ सी प्रकाश का वेग है, बी है उसमें माध्यम में वेग। तो अब देखते हैं तो वहाँ यहाँ पर वो कितना निकल आएगा जो माध्यम में चाल, बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन म्यू। तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन म्यू की वैल्यू अपवर्तनांक है 1.33। अब ये लगभग कितनी बार जाएगा भाग, ये हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 53। कांच की 2 मिलीमीटर मोटी पट्टी से गुजरने में प्रकाश कितना समय लेगा। तो यह फार्मूला होता है T इज इक्वल टू म्यू एक्स अपॉन सी। तो T इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.5 इंटू म्यू एक्स की वैल्यू 2 × 10⁻−3, क्योंकि मीटर में चेंज करेंगे मिलीमीटर को। यहाँ सी, यहाँ पर फ्रेंड्स 1.5 की जगह हम कर लेते हैं 3/2 कर लेंगे, तो सिंपली हो जाएगा 3/2। जब यहाँ 3/2 करेंगे इंटू, अब इसमें क्या होगा, प्रकाश की जो वेग है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3 × 10⁸ होता है। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ ये ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻−13 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 10⁻−13 सेकेंड। अब फ्रेंड्स आते हैं 54। पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है एवं कांच का वायु के सापेक्ष 3/2 है, तो पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पानी का वायु के सापेक्ष है तो ऊपर ए लेंगे, ए म्यू, यहाँ पर वाटर है W इज इक्वल टू 4/3। अब कांच का वायु के सापेक्ष मीन्स यहाँ कांच गिलास, ए यहाँ पर वायु के सापेक्ष है तो ए म्यू गिलास इज इक्वल टू 3/2। अब पानी का कांच के सापेक्ष है तो जी गिलास म्यू वाटर इज इक्वल टू इसमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसे क्या लिख सकते हैं, इसको, तो फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं हम
तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं म्यू डब्लू अपॉन म्यू जी। अब यहाँ पर ए इसमें कर देते हैं एयर के सापेक्ष। अब फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। ए म्यू डब्लू है, ये कितना दिया है 4/3 अपॉन, अब ए म्यू जी है तो कितना हो जाएगा, ए म्यू जी इसमें क्या दिया है 3/2। अब ये कितना आ जाएगा 4 2 8/9। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 8/9। अब फ्रेंड्स ऑप्शन मैच करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा 8/9। फ्रेंड्स देखते हैं 53, कांच की 2 मिलीमीटर मोटी पट्टी से गुजरने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला होता है T = म्यू एक्स अपॉन सी, जहाँ म्यू 1.5 × 10 अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 × 10 हो जाएगी -3, क्योंकि मीटर में चेंज करेंगे। अब ये सी है वो प्रकाश की वैल्यू होती है प्रकाश के वेग की, तो 3 × 10⁸। अब फ्रेंड्स जब इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे ये 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 10⁻−11 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन 10⁻−11 सेकेंड। फ्रेंड्स अब देखते हैं 55, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की वायु में आवृत्ति n, तरंगदैर्घ्य लैम्डा एवं वायु एवं वेग v है। जब यह विकिरण म्यू अपवर्तनांक वाली कांच की पट्टिका में प्रवेश करते हैं तो आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य एवं वेग के मान कांच में होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो, या सघन से विरल में जाए तो आवृत्ति तो सेम रहती है, क्योंकि इसमें क्या है वायु में आवृत्ति n, ये तब विकिरण n अपवर्तन वाली कांच की पट्टिका में जाती है तो विरल से सघन में जा रही है, इसका मतलब अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है, तो आवृत्ति तो सेम ही रहेगी। बट जो तरंगदैर्घ्य और वेग है तो उसमें जब अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक होता है n प्रोपोर्शनल 1/λ के, तो 1/λ के, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य जो घट जाएगी। जब n बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगी, और ये अपवर्तनांक या इसे म्यू कह सकते हैं। अपवर्तनांक ये भी समानुपाती होता है 1/v के, तो ये वेग भी घटेगा क्योंकि अपवर्तनांक होता है म्यू = c/b। यहाँ पर जब ये c को कांस्टेंट रखेंगे तो म्यू ये समानुपाती आ जाएगा 1/v के। तो फ्रेंड्स ये दोनों घटते हैं, ये लैम्डा है जो तरंगदैर्घ्य भी और वेग भी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, n तो सेम ही रहेगी, क्या है इसमें n आवृत्ति, तो ये तो हो नहीं सकता, n/μ है, ये भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी होगा या सी। तो इसमें क्या होगा, ये लैम्डा ये तो सेम रहेगी नहीं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा, n आवृत्ति और λ/μ। ये क्योंकि अब ये देख लेते ये कैसे आया λ/μ। फ्रेंड्स अपवर्तनांक होता है म्यू = λ/λ' होता है, जहाँ ये लैम्डा है प्रारंभिक तरंगदैर्घ्य किसी माध्यम की वायु में तरंगदैर्घ्य। अब ये किसी माध्यम में जाने पर ये λ' हो जाती है, तो यहाँ λ' कितना आ जाएगा λ/μ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ गया λ/μ। ऐसे ही ये म्यू होता है c एयर में वेग है अपॉन b, ये b है किसी माध्यम में वेग, तो यहाँ माध्यम का निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा c/b। यहाँ पर एयर में कितना दिया है, वायु में वेग दिया है b, तो ये b c की जगह b कर लेते तो b/μ, तो ये कितना हो जाएगा b/μ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर फाइनली इसका आंसर b हो गया, n ये सेम रहेगा λ/μ b/μ। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं 56, प्रकाश को 4 मिलीमीटर मोटे एवं 3 अपवर्तनांक वाले में कांच से गुजरने के लिए समय लगेगा। तो समय होता है T = μx/c, तो म्यू की वैल्यू 3 × x है, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये मोटाई 4 × 10⁻³ हो जाएगी, क्योंकि मीटर में चेंज करेंगे, अपॉन c की वैल्यू 3 × 10⁸। अब इसे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 4 × 10⁻11 सेकेंड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
फ्रेंड्स देखते हैं 59 फ्रेंड्स। जो 2-3 क्वेश्चन थे वो मैंने एलिमिनेट कर दिए क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो देखते हैं 59 कांच तथा जल के अपवर्तनांक 3/2 4/3 हैं, तो कांच तथा जल में प्रकाश के वेगों का रेशियो होगा। तो फ्रेंड्स जो पहले देखते हैं ये अपवर्तनांक होता है, तो म्यू इज इक्वल टू होता है C/V। तो म्यू होता है वो होता है रिवर्स कितने एंटी प्रोपोर्शनल होता है V के। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं μ1/μ2 इज इक्वल टू V2/V1। तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, μ1/μ2 इज इक्वल टू V2/V1। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए तो μ1 कांच के लिए ले लेते हैं, तो 3/2/4/3 इज इक्वल टू क्या है, जल के प्रकाशों कांच तथा जल के प्रकाशों के वेग का रेशियो होगा। तो कांच के लिए ये बी गिलास कर देते हैं। तो जब कांच के लिए करेंगे तो कांच वाला है वो आ जाएगा, हाँ ठीक है ठीक। इसमें कांच B2, ये B2 को क्या लिया, जल। तो जल के लिए यहाँ पर B वाटर कर देंगे अपॉन ये कितना आ जाएगा, B1 कितना होगा कांच के लिए, तो B गिलास। अब इसे सॉल्व करेंगे 9/8 हो जाएगा। 9/8 क्या हो गया, BW ये वाटर के लिए अपॉन B गिलास। बट इसमें पूछा गया कांच तथा जल के प्रकाशों का वेग, तो ये रिवर्स हो जाएगा, कांच के लिए गिलास के लिए पूछा गया BG/BW, ये इसमें पूछा है तो ये हो जाएगा 8/9। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 8:9, C ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 62 पारदर्शी माध्यम की प्लेटों ए व बी की मोटाइयों का रेशियो 6/4 है। यदि प्रकाश इनमें से गुजरने में समान समय लेता है तो बी का अपवर्तनांक ए के सापेक्ष होगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं फॉर्मूला होता है समय होता है T इज इक्वल टू μx/c। अब इसमें समय इक्वल है और ये प्रकाश का वेग भी दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें ये कर सकते हैं μ1x1। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये जैसे T1 लगाते हैं, T1 μ1x1 ये कर लेते हैं। और इसमें T2 जैसे करते हैं, T2 इज इक्वल टू μ2x2। C तो सेम ही रहेगा, क्या उसमें C2 करें। तो अब इसमें T1 T2 इक्वल हैं, तो यहाँ ये इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, μ1x1/c इज इक्वल टू μ2x2/c। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो μ1x1 इज इक्वल टू μ2x2 आ गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, μ1/μ2 इज इक्वल टू x2/x1 कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, μ1/μ2 इज इक्वल टू x2/x1। अब यहाँ ए व बी की मोटाइयों ए के पदों में दिया है तो μA/μ2 कर सकते हैं। μB इज इक्वल टू xB/x1 कर सकते हैं। तो क्या पूछा है, ए के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है, तो बी का अपवर्तनांक ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष का है तो इसमें क्या करेंगे, μB/μA करेंगे। μB/μA तभी तो ये होगा, तभी तो इसे ये लिख सकते हैं, ए μB लिख सकते हैं इसे। जब ये μB/μA करेंगे तो इसमें निकालेंगे ए μB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μB/μA की वैल्यू ये दी गई है, यहाँ कितनी हो जाएगी, μB/μB की वैल्यू xB/ ये x से दी हुई है, तो μB/μA की हो जाएगी xA/xB। अब यहाँ पुट करते हैं इसमें मोटाइयों का अनुपात, ए व बी की मोटाइयों का अनुपात, तो ये कितना है 6/4। तो ये कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएंगे 3/2। तो ये फाइनली इसका हो जाएगा बी 1.5। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1.5, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1.5। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 जल तथा कांच के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष क्रमशः 1.3 व 1.5 है। तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो जल तथा कांच के वायु के सापेक्ष, तो ए म्यू
ये जल के लिए वाटर इज इक्वल टू 1.3। अब ये ए म्यू कांच गिलास कर देते हैं इज इक्वल टू 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष मीन्स कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष है तो वाटर म्यू जिसके सापेक्ष उसे ऊपर रखेंगे अपॉन वाटर म्यू जी इज इक्वल टू, इसमें पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ए म्यू जी लिख सकते हैं अपॉन ए म्यू वाटर। तो अब इसे रखते हैं, ए म्यू जी की वैल्यू 1.5 अपॉन 1.3। जब ये इसमें 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 15/13। क्यों करें पॉइंट से 10 से मल्टीप्लाई, इसमें सीधा आंसर दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1.5 अपॉन 1.3। फाइनली इसका क्या हो गया डी ऑप्शन 1.5 अपॉन 1.3। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में पूछा है एक टैंक में 120 मिलीमीटर ऊंचाई तक बेंजीन भरी है। टैंक की तली में रखी सुई की आभासी गहराई एक माइक्रोस्कोप द्वारा 80 मिलीमीटर मापी गई है। तो बेंजीन का अपवर्तनांक जो म्यू पूछा है ये कितना होगा। 80 मिलीमीटर ये मापी गई है और टैंक की ये भरी है, ये मीन्स वास्तविक जो ऊंचाई है तो 120 और मापी कितनी गई है 80 मिलीमीटर, क्योंकि जल में कोई चीज़ है वो कम दिखाई देती है, जो आभासी गहराई है वो कम दिखाई देती है। तो अब इसमें अपवर्तनांक पूछा है म्यू इक्वल टू होता है एच होता है जो एच अपॉन एच डैश, ये एच है वास्तविक ऊंचाई, तो वास्तविक कितनी है 120 मिलीमीटर अपॉन 80 मिलीमीटर। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3/4 से ये कैंसिल कर देते हैं, 4 3 12 अपॉन 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन 1.5। फ्रेंड्स अब देखते हैं 65 सूर्योदय से ठीक पहले सूर्य के दिखाई देने का रीज़न है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, बैंड अवशोषण, स्पेक्ट्रम। तो फ्रेंड्स इसमें कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका आंसर प्रकीर्णन कर देते हैं, बट प्रकीर्णन नहीं होगा, इसका आंसर होगा अपवर्तन बी ऑप्शन। क्योंकि प्रकीर्णन में तो बहुत सारे धूल के कण जब ये अवशोषित होते हैं तो उसमें लाल रंग के प्रकाश का जो शाम को सूर्य दिखाई देता है लाल थोड़ा थोड़ा लाल रंग का, तो वो प्रकीर्णन के कारण होता है। और ये इसका आंसर जो ठीक पहले सूर्य दिखाई देता है सूर्योदय के ठीक पहले, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। फ्रेंड्स अब देखते हैं 67 जब एक बड़ी प्रकाश किरण 4 सेंटीमीटर की कांच से या 4.5 सेंटीमीटर पानी से गुजरती है तो इसका प्रकाशीय पथ इक्वल रहता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो पानी का अपवर्तनांक होगा। फ्रेंड्स इसका प्रकाशीय पथ होता है जो उस फॉर्मूले से आता है टी इज इक्वल टू म्यू एक्स अपॉन सी। तो प्रकाशीय पथ होता है म्यू एक्स, ये समान रहता है, तो ये म्यू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो म्यू1 x1 इज इक्वल टू म्यू2 x2 कर सकते हैं। तो यहाँ म्यू1 की वैल्यू कितनी दी हुई है अपवर्तनांक, यदि कांच का अपवर्तनांक है कितना 1.53 इंटू ये म्यू2 ये ज्ञात कर इंटू x1 की वैल्यू कितनी है क्या है कांच से 4 सेंटीमीटर कांच से मीन्स 4 यहाँ पर x1 की वैल्यू हो जाएगी इंटू 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू2 इंटू x2 की वैल्यू इसमें पूछ क्या है x2 की 4.5 दी है। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं, जब इसे सॉल्व करेंगे तो म्यू2 की वैल्यू आ जाएगी 1.36, इसे सॉल्व कर लेना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1.36। फ्रेंड्स देखते हैं 68 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सभी माध्यमों में प्रकाश का वेग नियत रहता है, बिल्कुल नहीं, ये सभी माध्यम में प्रकाश का वेग नहीं रहता है, क्योंकि माध्यम के अपवर्तनांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अपवर्तनांक है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वेग का, तो जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग घटेगा, इसलिए नहीं। ये निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल ये बी होगा, क्योंकि निर्वात में जो अपवर्तनांक है बहुत कम होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है। अब फ्रेंड्स आते हैं 71
कांच में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, प्रकाश का वेग इतना है, तो द्रव में प्रकाश का वेग इतना पाया गया, तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो फ्रेंड्स फार्मूला लगाते हैं। जो अपवर्तनांक है वो होता है C/V। यहाँ पर C कांस्टेंट है, तो म्यू ये प्रोपोर्शनल होगा 1/V के। अब फ्रेंड्स देखते हैं ये कितना हो जाएगा, μ1/μ2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 एंटी प्रोपोर्शनल था व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/V2/V1 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, द्रव का अपवर्तनांक होगा कांच में जिसका अपवर्तनांक इतना है, तो कांच के लिए हम यहाँ μg कर लेते हैं, ये द्रव के लिए हम कर लेते हैं म्यू, लिक्विड L कर लेते हैं। अब यहीं पर ये L हो जाएगा Bl/ यहाँ Bg हो जाएगा। पूछा गया है द्रव का अपवर्तनांक, तो μL पूछा है, तो μL की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, μg इंटू Bg/ ये हो जाएगी Bl। अब से सॉल्व करते हैं। μg की वैल्यू कितनी दी है, कांच में अपवर्तनांक 1.5 इंटू Bg की वैल्यू, Bg मीन्स जो गिलास कांच में वेग है, तो कांच में वेग यहाँ से देखते हैं। अब इसमें क्या था, जो μg/μL था वो था Bl/Bg। अब यहाँ से क्या पूछा था, μL जो द्रव का अपवर्तनांक होगा, μL कितना हो जाएगा, μL इज इक्वल टू हो जाएगा Bg इंटू μg इंटू Bg/Bl। तो μg की वैल्यू कितनी है, गिलास में अपवर्तनांक 1.5 इंटू Bg, जो गिलास में वेग है, तो गिलास में वेग कितना है, प्रकाश का वेग इतना सेंटीमीटर इतना है, एवं प्रकाश का वेग इतना है, तो 2 इंटू 10⁸ अब ये द्रव में प्रकाश का वेग दिया है 2.5 इंटू 10⁸, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ कितना बचेगा, ये पॉइंट से ये 10 से मल्टीपल करेंगे तो 15/25 हो जाएंगे, जो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगी 6/5। यहाँ 6/5 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1.20 लिख सकते हैं बाद में कितनी भी जीरो, तो 1.20 हो जाएगा इसका आंसर सी। तो फ्रेंड्स देखते हैं 72 तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण ये तारे टिमटिमाते हैं, और ये इसके कई अपवर्तन के होते हैं। ये पानी में छड़का टेढ़ा दिखाई देना। फ्रेंड्स चलते हैं 74 पर। एक वस्तु को एक द्रव में डुबो दिया गया है, यदि वस्तु अदृश्य हो जाती है तब यह, तो क्या है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, जब द्रव के तुल्य अपवर्तनांक रखती हो। फ्रेंड्स इसका ये आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अब देखते हैं 75, जब प्रकाश किरण कांच से वायु में गमन करती है तब आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण के मान क्रमशः इतने हैं, तब सही संबंध है। जैसे फ्रेंड्स कोई किरण है, ये यहाँ मान लेते हैं, जैसे प्रकाश किरण कांच से वायु में गमन करती है, यहाँ पर गिलास ले लेते हैं, गिलास माध्यम है, यहाँ पर वायु एयर है, तो यहाँ से कोई किरण आई है, यहाँ से किरण आई तो ये अविलंब होता है, ये अविलंब है। तो यहाँ क्या होती है, जब विरल माध्यम से सघन में जाती है, जब सघन माध्यम से विरल में जाती है, क्योंकि ये सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें जब विरल में जाएगी तो उस पर कार्य कम करना पड़ेगा, तो कार्य कम करना पड़ेगा, तो यह अपवर्तनांक, फ्रेंड्स अपवर्तनांक का क्या होता है रीज़न, ये अपवर्तनांक वही होता है जो प्रकाश किरण को मोड़ दे। अब मोड़ेगा कैसे, ये विरल में जाएगी तो प्रकाश किरण होती है वो अविलंब से दूर हट जाएगी, मीन्स दूर मुड़ जाएगी, तो फ्रेंड्स ये क्या दूर हट जाएगी, तो ये जो एंगल है यहाँ पर बनता था एंगल, वो कम हो जाएगा। ये एंगल है अविलंब के साथ, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, θ2 मान लेते हैं, ये θ1, तो इसका क्या हो जाएगा, जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो θ2 ये बड़ा होगा किससे, θ1 से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन मैच करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, θ1, θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76, प्रकाश का किसी माध्यम में वेग 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा।
तो अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन वी 1.5 मीन्स 3/2 इंटू 10⁸। 8 से 8 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। अब बचा कितना, म्यू 2। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2। फ्रेंड्स देखते हैं 77। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण की आवृत्ति इतनी है, जब यह 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में संचरित होती है तो इसकी आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति क्या है, जब किसी भी अपवर्तनांक में वाले माध्यम में जाए तो उसकी आवृत्ति हमेशा नियत रहती है, उस पर आवृत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो नियत रहती है उस वही रहेगी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, जिससे इसमें पूछ देता तरंगदैर्घ्य और वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दे देता जैसे तरंगदैर्घ्य या वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो जो जैसे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाए, तो अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाए तो जो अपवर्तनांक होता है वो होता है रिवर्स किसके, लैम्डा के, या उसके बी के भी रिवर्स होता है। इनमें से दोनों के रिवर्स होता है, एंटी प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या होता है, जब ये म्यू अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाएगी तो ये जो तरंगदैर्घ्य है वो डिक्रीज होती है, घटती है, और वेग भी डिक्रीज होता है, बट इसकी आवृत्ति है वो बदलती नहीं है, इसलिए इसका आंसर वही रहेगी, सी ऑप्शन हो जाएगा। और तरंगदैर्घ्य की बात कर लेता तो तरंगदैर्घ्य उसकी घट जाती है और वेग भी घट जाता है जब अधिक अपवर्तनांक वाले में। इसमें तो पूछा है 1.5, अब पता नहीं इसमें किस अपवर्तनांक से आई, इसका कितना अपवर्तनांक था। तो किसी आवृत्ति तो वही रहेगी, कितना भी अपवर्तनांक हो, उससे कम हो या ज़्यादा, बट ये जो वेग और जो तरंगदैर्घ्य है उसके लिए हमें क्वेश्चन में देखना होगा, क्वेश्चन के हिसाब से करना होगा, तो इस पर इफेक्ट पड़ता है तरंगदैर्घ्य और वेग पर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखते हैं 78। वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक कितने हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, फ्रेंड्स इसे आप कर सकते हैं, इसे छोड़ देते हैं, चलिए कर ही देते हैं। इसमें क्या है, वायु के सापेक्ष तो ए म्यू, जल से लिक्विड कर लेते, सॉरी वाटर कर लेते हैं 1.2, और ए म्यू गिलास के लिए 1.5। अब पूछा क्या है जल के सापेक्ष कांच का, तो जल के सापेक्ष तो वाटर म्यू जी ये ज्ञात करना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्लू। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.2। ये जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/12। तो इसे 3 5 से 15 3 4 से 12, ये कितना हो जाएगा 1.428 4 2 5 से 20। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा 1.25। अब आते हैं 79। वायु में सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5090 एंगस्ट्रॉम है। तो वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 1.6 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी। फ्रेंड्स ये दिया है प्रकाश का वेग, कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया है, जिससे आप फॉर्मूला कैसे भी वेग के पदों में निकालें, बट ये सिंपल सा हो जाएगा। जो म्यू होता है वो होता है लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। मीडियम में से यहाँ गिलास कर लेते हैं गिलास। तो फ्रेंड्स इसे डायरेक्ट ही रखते हैं 1.6 इज इक्वल टू, क्या पूछा है, कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी। तो एयर में कितनी है, तो कांच में निकालने के लिए क्या होगा, जो लैम्डा गिलास है वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा एयर अपॉन म्यू। तो लैम्डा एयर में कितनी है, सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वायु में प्रकाश का, तो वायु में ही है ये 5890 अपॉन म्यू से भाग कर देते हैं तो 1.6, ये फ्रेंड्स आ जाएगी 3681 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स 83। अंतरिक्ष यान में बैठे हुए यात्री को बाहर अंतरिक्ष दिखाई देता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एयरफोर्स या नेवी में। तो फ्रेंड्स ये दिखाई देता है काला, क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न नहीं होता है। यहाँ पर वायुमंडल के कारण भिन्न भिन्न अपवर्तनांक होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर सभी रंग दिखाई देते हैं। यहाँ नीला प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, वहाँ पर प्रकीर्णन को छू नहीं पाता है, इसलिए वहाँ बिना ना वायुमंडल, वहाँ पर वायुमंडल ना होने के कारण काला दिखाई देता है।
फ्रेंड्स अब देखते हैं 84 प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी। तो फ्रेंड्स प्रकाश की चाल है वो डिपेंड करती है किस पर, अपवर्तनांक पर। प्रकाश की चाल है जो बी है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, अपवर्तनांक की। तो फ्रेंड्स जब ये व्युत्क्रमानुपाती होती है अपवर्तनांक की तो क्या है, जब अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, जब अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो प्रकाश की चाल कम होगी। तो अपवर्तनांक मीन्स होता है वो गाढ़ापन होता है या ठोसपन। तो क्या है, प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक है, तो सबसे ज़्यादा जो ठोसपन है उस किस में है, हीरा में। तो ये हीरा है, जब चाल इसमें पूछी है तो अपवर्तनांक इसका ज़्यादा हो गया हीरा का, और जब हीरा का ज़्यादा होगा तो चाल इसमें क्या होगी, सबसे कम इसमें चाल हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसमें होगी, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम हो। तो सबसे कम इसमें अपवर्तनांक किसका हो जाएगा, मीन्स उसका गाढ़ापन है वो सबसे कम किसमें है, तो ये है वायु में, इसीलिए ये वायु आंसर हो जाएगा। इसका अपवर्तनांक भी कम है तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 85 क्या कह रहा है, निम्न कथनों में से सत्य कथन चुनिए। ए ऑप्शन में है निर्वात में प्रकाश की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है। बिल्कुल नहीं, निर्वात में प्रकाश की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य पर निर्भर कर नहीं करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि हर समय नियत रहती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड नहीं करती है, कुछ भी बना रहे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड नहीं करती है। अब फ्रेंड्स आते हैं 86 की ओर। यदि निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तब एन अपवर्तनांक वाले माध्यम में तरंगदैर्घ्य होगी। तो अपवर्तनांक म्यू क्या होता है, म्यू की जगह यहाँ एन दिया है, एन = होता है लैम्डा एयर में अपॉन लैम्डा मीडियम में। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निर्वात में, एयर मीन्स निर्वात, तो एन है, एन = हो गया लैम्डा दी गई है एयर में, अपॉन ये क्या माध्यम में पूछी है तो लैम्डा मीडियम। अब लैम्डा मीडियम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा मीडियम = लैम्डा अपॉन एन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन एन। तो ये हो गया बी ऑप्शन, लैम्डा अपॉन एन। अब फ्रेंड्स देखते हैं 90 एंड लास्ट क्वेश्चन। झील में 12 सेंटीमीटर की गहराई पर स्थित एक मछली को किनारों पर खड़ा देखता है। मछली का प्रतिबिंब वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगा, झील का अपवर्तनांक कितना दिया है। तो फ्रेंड्स जो इसमें क्या है, 12 सेंटीमीटर की गहराई पर स्थित है, जो वास्तविक गहराई है एच है वो है 12 सेंटीमीटर। यहाँ कितनी है, एच है वो है 12 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, और इसमें दिया क्या है, म्यू है, अपवर्तनांक दिया है 4/3। अब कितना क्या पूछा है, कितना ऊपर दिखाई देगी, कितना ऊपर मीन्स जो विस्थापन होगा उसका आवासी, जब इससे आवासी में से घटाएंगे, जब आवासी से इससे घटा देंगे वास्तविक गहराई से, तो वही तो इसमें पूछा है कितना ऊपर दिखाई देगी आवासी। तो अब क्या करते हैं, इसमें h - h' कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन इसे d से डिनोट करेंगे। तो ये d तो पूछा ही है, d तो इसमें पूछा है मछली का वास्तविक प्रतिबिंब इस वास्तविक स्थिति से कितना ऊंचा दिखाई देगा, तो d पूछा है। तो h - h' करेंगे तो क्या हो जाएगा, h - h' क्या होता है फ्रेंड्स, ये म्यू = h/h' होता है। तो h' हो जाएगा h/म्यू। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, h/म्यू। ये क्या, डी विस्थापन है ये जो पूछा है, तो इसे h कॉमन ले लेते हैं, 1 - 1/म्यू। तो h की वैल्यू 12 पुट करते हैं इंटू 1 - 1/म्यू। ये कितना है 4/3, तो 1/म्यू हो जाएगा 3/4। तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 × 1/4, तो 4 × 3 = 12। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी
3 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें मैंने एलिमिनेट कर दिए, छोड़ दिए हैं, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिए हैं। अब फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।